नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान की तैयारियों की, लद्दाख हिंसा को लेकर गृह मंत्री के इस्तीफे की उठती मांग की, देखेंगे क्यों बिहार चुनाव से पहले एनडीए में छिड़ी महाभारत, क्यों मोदी नेतन्याहू की दोस्ती पर भड़की सोनिया गांधी, जानेंगे नितिन गडकरी ने मोदी सरकार को क्यों दी चेतावनी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया चुनाव प्रभारी। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बनाए गए सह प्रभारी। पार्टी ने एक्स पर दी जानकारी। केंद्र ने हाईकोर्ट को दी जानकारी, अरविंद केजरीवाल को 10 दिन में मिल जाएगा नया सरकारी बंगला। अभी पार्टी सांसद के आवास पर रह रहे हैं केजरीवाल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा ऐलान, बोले अगर सीजफायर होता है तो राष्ट्रपति पद छोड़ने को तैयार। मई 2024 में ही खत्म हो चुका है जेलेंस्की का कार्यकाल। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 555 अंकों की गिरावट के साथ 81,159 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 166 अंकों की गिरावट के साथ 24,890 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा, इसे लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। चुनाव आयोग की तरफ से अब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासन को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो कब तक बिहार चुनाव की तारीखें आ जाएंगी सामने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें जल्दी सामने आने वाली हैं। जिस समय एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही होगी, उसी दौरान चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव आयोग की तरफ से जो कार्यक्रम तय किया गया है, उसमें 7 से 9 अक्टूबर के बीच में कभी भी चुनावों का ऐलान किया जा सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मामले को लेकर 8 और 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही चुनाव की तारीखों का फैसला हो जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर तक सभी अधिकारियों के तबादले पूरे करने का आदेश जारी किया है। आयोग ने ये भी साफ कर दिया है कि 3 साल से एक ही जगह पर तैनात अधिकारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके साथ ही कोई भी चुनाव अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात नहीं रहेगा। आयोग ने 6 अक्टूबर को ट्रांसफर से जुड़ी पूरी रिपोर्ट दिल्ली भेजने के आदेश भी दिए हैं। काउंटिंग को लेकर भी चुनाव आयोग ने तस्वीर पूरी तरह से साफ कर दी है। सबसे पहले बैलेट पेपरों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। अगर बैलेट पेपर की गिनती में देरी हो रही है या बैलेट की संख्या ज्यादा है तो अतिरिक्त टेबल लगाई जाएंगी, लेकिन ईवीएम की काउंटिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक पूरे बैलेट नहीं गिन लिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और 30 सितंबर को वो बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर देगा। एसआईआर पर चुनाव आयोग पहले से ही बैकफुट पर है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि 30 सितंबर को जारी होने वाली वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी हुई तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस वोटर लिस्ट को खारिज कर देगा? क्योंकि कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि अगर उन्हें किसी भी स्तर पर गड़बड़ी मिली तो वो वोटर लिस्ट खारिज करने से पीछे नहीं रहेंगे। साफ है, चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरा हुआ है और इसीलिए देश में अब दूसरे राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर उसने नियम बदल दिए हैं। अब एसआईआर शुरू करने से पहले सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है, जबकि बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर के आदेश बिना किसी से बातचीत किए दे दिए थे। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग दबाव में दिखाई दे रहा है, तो मोदी सरकार भी दबाव में दिखाई दे रही है। मणिपुर हिंसा को लेकर तो वो पहले से ही विपक्ष के निशाने पर रही है, और अब जिस तरह से लद्दाख में हिंसा भड़क उठी, उसने मोदी सरकार की नीतियों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सरकार अब इस मामले में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को ही जिम्मेदार मान रही है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पहले से ही उठ रही है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पिछले 15 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए थे, लेकिन मोदी सरकार उनकी मांग मानने को तैयार नहीं थी। और अब जब सरकार के इस रवैये के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर आए, प्रदेश में हिंसक प्रदर्शन के बाद वांगचुक ने भी अपना अनशन खत्म कर दिया। वहीं सरकार इस पूरे घटनाक्रम के लिए वांगचुक पर ही दोष मढ़ रही है। गृह मंत्रालय ने देर रात बयान जारी कर कहा कि वांगचुक ने भड़काऊ बयान से भीड़ को उकसाया, हिंसा के बीच अपना उपवास तो तोड़ा, लेकिन हालात काबू करने की कोशिशों की जगह एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। उन्होंने अरब स्प्रिंग शैली और नेपाल में जेनजी विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करके लोगों को गुमराह किया। यानी एक तरह सोनम वांगचुक जो लद्दाख की जनता की आवाज उठा रही हैं, सरकार उनकी मांग नहीं सुन रही। और अब जब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और केंद्र का प्रशासन हालात संभालने में नाकाम रहा, तो उसका ठीकरा भी अब वांगचुक पर ही फोड़ा जा रहा है।
इस पर बीजेपी के ही नेता ने सरकार को आईना दिखाया है। पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तो गृह मंत्री का इस्तीफा ही मांग लिया। उन्होंने ट्वीट किया कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो लद्दाख में शांति बनाए रखने में विफल रही हैं। हालांकि उनमें कर्तव्य निभाने की क्षमता की कमी नहीं थी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के युवाओं ने गांधी का रास्ता अपनाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने उन्हें सुना नहीं। परिणाम स्वरूप वो हिंसा की तरफ मुड़ गए। केंद्र सरकार से अपील की है कि वो शक्ति का प्रदर्शन बंद कर संवाद का रास्ता अपनाए। यानी लद्दाख मामले में अब मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है, लेकिन क्या अब वो लद्दाख के लोगों की मांग मानेगी, ये देखने वाली बात होगी। वांगचुक को घेरने की कोशिश में सरकार ही बुरी तरह से घिरती दिख रही है। वांगचुक ने भी कहा है कि सरकार को किसी के सिर अपनी असफलताओं का ठीकरा फोड़ना है। कोई भी नहीं मिलेगा तो ये मेरे सिर फोड़ दिया जाएगा। मोदी सरकार अपनी असफलता छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसे लेकर बीजेपी के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल एनडीए के अंदर भी उठ रहे हैं, खास तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। तो कैसे बिहार में बुरी तरह से घिरता दिख रहा है एनडीए, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुजफ्फरपुर के गाय घाट में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में टिकट दावेदारों के समर्थकों के बीच जमकर बवाल हो गया, जिसके बाद सम्मेलन का मैदान जंग का मैदान बन गया। ये सब कुछ तब हुआ जब जेडीयू नेता प्रभात किरण और एलजेपी की पूर्व प्रत्याशी कोमल सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच तीखी नोकझोंक जल्द ही हाथापाई में बदल गई, जिसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई। इस अफरा तफरी में कई लोग घायल हो गए। ये घटना दिखाती है कि एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे और टिकट की दावेदारी को लेकर कितनी गहरी असहमति है। मंच पर मौजूद नेताओं के सामने ही प्रभात किरण और कोमल सिंह के बीच तीखी बहस हुई, जहां टेबल पलट दिए गए और कुर्सियां तोड़ दी गई। इस दौरान मंच पर जेडीयू विधान पार्षद दिनेश सिंह, एलजेपी सांसद वीणा देवी और कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन वो स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाए। ये घटना बताती है कि बिहार चुनाव से पहले एनडीए के भीतर किस कदर घमासान मचा हुआ है। नेताओं के समर्थकों के बीच इस तरह का टकराव गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े करता है। ये घटना दर्शाती है कि अगर समय रहते इस मतभेद को नहीं सुलझाया गया तो इसका खामियाजा पूरे एनडीए को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, जिससे एनडीए के लिए बिहार चुनाव की राह मुश्किल हो सकती है। एनडीए के अंदर घमासान मचा हुआ है। सहयोगियों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं दिख रहा है। एनडीए बुरी तरह से सवालों में घिरा दिखाई दे रहा है। तो सवाल मोदी सरकार की नीतियों पर भी उठ रहे हैं, खासतौर पर विदेश नीति पर। विपक्ष पहले ही ये दावा करता रहा है कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते दुनिया में भारत का कोई दोस्त नहीं बचा है, और अब सोनिया गांधी ने सरकार की फलस्तीन नीति पर सवाल उठा दिए हैं। तो क्या कुछ कहा सोनिया गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। गजा की जंग पूरी दुनिया में एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर आपात बैठकों तक इजरायल के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग उठ रही है, लेकिन भारत अब भी इस जंग को लेकर तटस्थ नजर आ रहा है। और अब मोदी सरकार की इस चुप्पी पर देश में सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लेख लिखकर फलस्तीन मुद्दे पर मोदी सरकार की नीतियों की कड़े शब्दों में आलोचना की है। उन्होंने लिखा कि गजा जंग पर सरकार की प्रतिक्रिया और गहरी चुप्पी मानवता और नैतिकता दोनों का परित्याग है। अब भारत को नेतृत्व का परिचय देना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार के कदम प्रमुख तौर पर भारत के संवैधानिक मूल्यों या उसके सामरिक हितों के बजाय इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी की निजी दोस्ती से प्रेरित महसूस होते हैं। उन्होंने पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती का जिक्र करते हुए चेताया कि इस तरह की व्यक्तिगत कूटनीतिक कोशिशें खासतौर पर अमेरिका में हाल के महीनों में सबसे अपमानजनक तरीके से फेल हुई हैं। उन्होंने मोदी सरकार को याद दिलाया कि भारत ने 1988 में फलस्तीन को मान्यता दी थी और हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा रहा है। इसके अलावा भारत ने अफ्रीका में रंगभेद, अल्जीरिया की आजादी और बांग्लादेश के निर्माण जैसे मामलों में भी इंसाफ की लड़ाई में मजबूत भूमिका निभाई थी। उन्होंने गजा में इजरायल की क्रूरतापूर्ण कार्रवाई को लेकर आगे इस लेख में कहा कि इस संघर्ष में अब तक 55,000 से ज्यादा फलस्तीनी नागरिकों की जान जा चुकी है, जिनमें 17,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। गजा की स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है। लोगों को अनाज पानी नहीं मिल रहा, मदद की सप्लाई तक रोक दी गई। उन्होंने गजा को लेकर मोदी सरकार के रुख पर कहा कि इस गंभीर स्थिति के बीच भारत न केवल चुप रहा, बल्कि 2 हफ्ते पहले इजरायल के साथ निवेश समझौता भी कर लिया। सोनिया गांधी ने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे पर चुप्पी को अब तटस्थता नहीं माना जा सकता। ये समय न्याय, आत्मनिर्णय और मानवाधिकारों के लिए खड़े होने का है। फलस्तीन मुद्दे पर यह उनका तीसरा लेख है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या इस बार मोदी सरकार अपने रुख में बदलाव करेगी। सोनिया ने मोदी सरकार को उसकी विदेश नीति पर घेरा है, तो बीजेपी के कद्दावर नेता और मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने घरेलू नीति पर सवाल उठा दिए हैं।
उन्होंने बेरोजगारी, दलित और आदिवासियों के साथ किसानों के मुद्दे उठाए हैं। गडकरी के बयान से मोदी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ कहा नितिन गडकरी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। विपक्ष तो पहले से ही मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े ही कर रहा था और अब मोदी सरकार के मंत्री ने ही उनकी पोल खोल कर रख दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों के हक की आवाज उठाई और कहा कि हम ग्रामीण और आदिवासी भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसानों को अच्छे मूल्य नहीं मिल रहे हैं। इस मुश्किल स्थिति में ग्रामीण कृषि और आदिवासी अर्थव्यवस्था को बचाकर रखने के लिए हमें कृषि का समर्थन करने की जरूरत है। ये उपभोक्ता, देश और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे बचाने के लिए सरकार को आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। गडकरी ने आगे कहा कि सरकार को किसानों का समर्थन करने की जरूरत है। उनके इस बयान ने मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नितिन गडकरी ने जो कहा है कि ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं, ये बात विपक्ष तो पहले से ही कहता आ रहा है और अब गडकरी ने भी अपने बयान से विपक्ष की बात पर मोहर लगाने का काम किया है। गडकरी ने सरकार को घेरते हुए साफ कह दिया है कि सरकार को किसानों के लिए नीतियां बनानी पड़ेंगी। उनका ये बयान सरकार के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले भी गडकरी कई बार मोदी सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलते नजर आए हैं और अब उनके बयान ने मोदी सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। गडकरी ने जो सवाल उठाए, अखिलेश यादव ने भी उसका समर्थन कर दिया है, क्योंकि अखिलेश ने भी दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की बात की है। उन्होंने मोदी सरकार के साथ ही प्रदेश की योगी सरकार को भी पूरी तरह से फेल बता दिया है। तो क्या कुछ कहा अखिलेश ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर चौतरफा हमला बोला है। उन्होंने किसानों, महंगाई, आरक्षण, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और चीन जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा। आने वाले विधानसभा चुनावों और उससे पहले होने वाले पंचायत चुनावों को देखते हुए अखिलेश के ये लगातार हमले बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। सपा प्रमुख ने अपने हमले की शुरुआत नोएडा से की, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार दबाव बनाकर किसानों की जमीन ले रही है। उन्होंने वादा किया कि सपा सरकार बनने पर किसानों को सर्किल रेट से ज्यादा मुआवजा मिलेगा। उन्होंने नोएडा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका हम पर टैरिफ लगा रहा है और इससे भारतीय कारोबार को नुकसान हो रहा है। जहां आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का कार्यक्रम कर रहा है। ये तब कर रहे हैं जब ये भूल चुके हैं कि अमेरिका ने अभी अभी टैरिफ लगाया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रचार किया उन्होंने, लेकिन जो हमारे कारोबार करने वाले लोग हैं, जिनका नुकसान हो रहा है टैरिफ की वजह से, उनके लिए क्या सरकार ने फैसला लिया, अभी तक सरकार सामने नहीं आई है। वहीं कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कानपुर का जिक्र किया और आरोप लगाया कि वहां अपराधी बीजेपी और पुलिस तीनों मिलकर जनता को परेशान कर रहे हैं। अखिलेश ने चेतावनी दी कि कई आईपीएस अधिकारी और पुलिसकर्मी जल्द ही बेनकाब होंगे। इसके अलावा उन्होंने आरक्षण को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि जाति हमारा पहला इमोशनल कनेक्ट है। बाबा साहेब ने जो आरक्षण दिया है, संविधान में वो जाति के हिसाब से दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए और बहुजन समाज की एकता से घबराए हुए हैं। वहीं लेह लद्दाख के मुद्दे पर भी अखिलेश ने सरकार को घेरा। उन्होंने भाजपा पर स्टेटहुड का वादा तोड़ने और चीन की घुसपैठ को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी नेता मुंह से स्वदेशी और मन से विदेशी है, क्योंकि चीन ने भारतीय बाजार पर कब्जा कर लिया है। अखिलेश के इन लगातार और चौतरफा हमलों से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। सपा चीफ अखिलेश यादव लगातार बीजेपी की सरकार को घेर रही हैं, तो बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत की तैयारी दिखाई दे रही है। बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने तो अपनी अलग पार्टी बनाने के ही संकेत दे दिए हैं। तो क्या कुछ कहा है बीजेपी के नेता ने, जिससे बिहार में बीजेपी के साथ पूरे एनडीए को ही लग सकता है बड़ा झटका, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार एनडीए में कोहराम मच गया है। बीजेपी गठबंधन के सहयोगियों की नाराजगी तो दूर कर नहीं पा रही थी कि अब पार्टी नेताओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह अब भाजपा को छोड़ने का मन बना चुके हैं। बीते कुछ दिनों से वो लगातार बगावती तेवर दिखा रहे हैं और अब उन्होंने अपने समर्थकों से नई पार्टी बनाने पर विचार करने को कह दिया है। आरा में एक बैठक के दौरान उन्होंने राजपूतों से एकजुटता की अपील की और इसके साथ ही भाषण के अंत में उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या हम लोग अपनी अलग पार्टी बनाएं? इस पर आप लोग विचार कर लें, विचार करके बताएं। यानी एक तरफ उन्होंने राजपूतों को एकजुट होने का कहते हुए बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास कराया है और साथ ही ये संकेत भी दे दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वो अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में आरा से अपनी सीट गंवाने के बाद से ही वो खुद को पार्टी में साइडलाइन महसूस कर रहे हैं।
ऐसे में अब विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी को अपनी शक्ति का एहसास दिलाने में जुट गए। पहले उन्होंने जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर के आरोपों को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष दिलीप जायसवाल जैसे नेताओं से इस्तीफा मांगा। फिर राजपूतों को एनडीए सरकार में उपेक्षित बता रहे हैं, यानी अपनी ही पार्टी पर वो हमलावर हो गए हैं। राजपूत समाज बीजेपी के कोर वोटर में गिना जाता है। ऐसे में अगर बिहार चुनाव से पहले अपने समर्थकों के साथ आरके सिंह नई पार्टी बना लेते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित होगा। आगामी चुनाव में उसका गणित गड़बड़ा सकता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। भारत सरकार ने एयरफोर्स के लिए तेजस फाइटर जेट की एक और खरीद की है 62,000 करोड़ में। अच्छी बात है, सेना तो जितनी भी सशक्त हो बढ़िया होता है, लेकिन किसके लिए? चीन से हम लड़ नहीं सकते, पाकिस्तान से हम लड़ना नहीं चाहते और नेपाल तो लड़ने लायक है ही नहीं। इतना पैसा अगर किसानों की हालत पर, अस्पतालों और शिक्षा में लगाया जाता तो देश का एक एक आदमी फाइटर होता। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।